हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनव इंस्टीट्यूट। ज्योग्राफी की क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते बढ़ाते हम पहुंच चुके हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार के। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत ही हम पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वत और मालवा का पठार। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने अभी तक कंप्लीट करे हैं। ये भारत का नक्शा है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, रोज़ देखिएगा इसको। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत जो है ना वो तीन तरफ से सागरों से घिरा है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में हिंद महासागर है। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में अरब सागर है। तो इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीन तरफ से सागरों से घिरा है। तीन तरफ से जो भी पृथ्वी का जो भूभाग है वो पानी से घिरा हुआ है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि पठार की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, मतलब पठार की जो ऊंची चोटी है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पठार है ना कि पर्वत। पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं, ना कि प्रायद्वीपीय पठार की। ये थोड़ा सा समतल मैदान है ना, उससे थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है। ठीक है, ये मैप है, आपको ध्यान रखना है। मैं इस पर वापस आता हूँ, पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि देखिए मैं बता देता हूँ। तो ये है अरावली, ये ध्यान रखना है आपको। ये अरावली याद रखना है, ये शिलोंग याद रखना है, ये पूरा दक्कन का पठार है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक और मैप बताता हूँ। हाँ ठीक है, ये वाला मैप देखिए आप। ये अरावली है, ये विंध्यन रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, ये मालवा का पठार है। ध्यान रखिएगा आप। प्रायद्वीपीय भारत का पठार अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ है। मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि जो EU ऐसा जो सेब है गुजरात का, वो क्यों है। इसका कारण वही है जो अफ्रीका से टूट के अलग हुआ था। ठीक है, अब मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। प्रायद्वीपीय भारत का पठार अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ है। इसके उत्तर पूर्व में प्रवाहित होने के कारण ही तेथिस सागर में जमे मलबों पर दबाव पड़ने के कारण हिमालय पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत अभी भी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहमान है, मतलब अभी भी वो प्रवाहित हो रहा है। इसके चलते या जिसके चलते हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। जैसे अभी जो नई आई है, क्या आई है वो? पहले कितनी थी? 8,848 थी। अब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उसकी क्या ऊंचाई हो गई है? उसकी ऊंचाई हो गई है 8,848.86। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत का पठार विवर्तनिक रूप से स्थिर है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत में सामान्यतः भूकंप नहीं आते हैं। भूकंप वैसे क्यों नहीं आते हैं? देखिए, दो प्लेटें होती हैं, वो आपस में टकराती हैं तब कुछ होता है। मतलब जब ये दो प्लेटें टकराईं तभी तो हिमालय का निर्माण हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई भूकंप नहीं है। भाई, जब दो प्लेटें टकराएगी, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने दो प्लेटें बना दी। ठीक है, मान लीजिए ये वाली प्लेट भारी है और ये हल्की है। अब ये दोनों मिलेंगी तो क्या होगा? ये जो भारी वाली है ना, ये जो भारी वाली है ये कुछ ऐसी नीचे चली आएगी और जो हल्की है वो उसके ऊपर आ जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि ये जो है ना, ये पूरी मलबा बन जाएगी, लावा बन जाएगी। और इन दोनों के टकराने से यहाँ पे फिर ऐसा बन गया, क्या? हिमालय बन गया। तो आपको लगता है कि हिमालय के नीचे ज्वालामुखी नहीं होंगे? हिमालय के नीचे भी ज्वालामुखी हैं, लेकिन ज्वालामुखी को रास्ता नहीं मिल पाता है निकलने के लिए, इसलिए कभी वो निकल नहीं पाते। इसलिए कभी ज्वालामुखी नहीं आते यहाँ पे। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत में तो भूकंप भी नहीं आते, क्योंकि आपको पता है उसका रीज़न क्या है? ऊंचा पठार है ना, वो पूरा का पूरा पठार है। वहाँ पे कोई जगह नहीं है यहाँ से भूकंप आ सके, हो सके। ठीक है, पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल को विवर्तनिक कहते हैं, विवर्तनिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तनिकी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, विवर्तनिकी कहते हैं। ओके। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पहाड़ियाँ हैं। बताया ना मैंने आपको अरावली पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो बस वही ध्यान रखिए। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पहाड़ियाँ हैं। इसके उत्तर पूर्वी सिरे पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये मैप है। यहाँ यहाँ से लेके, एक सेकेंड, ये कुछ इस टाइप में प्रायद्वीपीय भारत है। उसने बोला उत्तर पश्चिम में ये है अरावली, और इसके बाद ये है
क्या? राजमहल पहाड़ियाँ, ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पूर्वी सिरे पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, प्रायद्वीपीय भारत का पठार उत्तर पश्चिम में क्या है? अरावली पर्वत, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। मेघालय में शिलोंग पठार भी बता, देखिए आ गए ना, मैंने जो आपको बताया था मेघालय का। मेघालय में शिलोंग पठार भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। शिलोंग हिमालय का हिस्सा नहीं है, शिलोंग राजमहल पहाड़ियों का ही पूर्व दिशा की ओर एक विस्तार है। ओके। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी सिरे का ढाल उत्तर की तरफ अथवा गंगा नदी की तरफ है। देखिए ये बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी सिरे का ढाल उत्तर की तरफ है। भाई उत्तर की तरफ है तभी तो सोन नदी कहाँ बहती है? उत्तर में जाती है ना, अमरकंटक से निकलती है उत्तर जाती है, चंबल नदी यहाँ से निकलती है उत्तर में जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो कहाँ है? उत्तर की तरफ है, गंगा घाटी की तरफ है, इसलिए तो गंगा घाटी में जाती है। यही कारण है कि चंबल, बेतवा एवं सोन नदियाँ उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में और यमुना नदी में मिल जाती हैं। चंबल और बेतवा नदी इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है। चंबल नदी और बेतवा नदी इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। लेकिन जो सोन नदी है ना, सोन नदी पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। यमुना नदी इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा से मिलती है। जो ये यमुना नदी है ना वो प्रयागराज में मिलती है गंगा से। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूर्व की ओर है। यही कारण है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। इस टाइप में है ना, तो यहाँ से नदियाँ इधर जाती हैं, तो ये वही तो बोल रहा है कि पूर्व में इनका ढाल पूर्व की तरफ है, तभी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी ये सब नदियाँ अपना जल पूर्व में गिराती हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। ये वही बोल रहा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है तथा दक्षिण में ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के पश्चिम सिरे पर दो भ्रंश घाटियाँ स्थित हैं, जिनमें एक भ्रंश घाटी सतपुड़ा के उत्तर में है और दूसरी सतपुड़ा के दक्षिण में है। आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्या क्या बोलना क्या चाह रहा है ये बताया ना मैंने आपको। देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये अपन मान लेते हैं अरावली, ये है मालवा का पठार, ठीक है। फिर विंध्यन 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 श्रेणी, फिर उसके बाद ये बह रही है नर्मदा, ठीक है, ये नर्मदा है। उसके बाद यहाँ पे है सतपुड़ा, सतपुड़ा के नीचे है ताप्ती नदी, ठीक है। इस टाइप में है, तो आपको ध्यान रखना है। ये हो गया सतपुड़ा, सतपुड़ा के उत्तर में क्या है? नर्मदा। सतपुड़ा के दक्षिण में क्या है? ताप्ती नदी। इसने यही तो बोला है, और ये दोनों अपने भ्रंश घाटियों में बहती हैं। बस ये इतना ही बोल रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए, और जो मैं बार बार मैप 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 चलाते रहता हूँ आप उसका ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ आपको अपने आप याद हो जाएगा, कभी भूलोगे भी नहीं आप। देखिए आगे क्या बोल रहा है। नीचे धसे हुए अवतलित क्षेत्र को भ्रंश घाटी कहते हैं। जो नीचे क्षेत्र धसा हुआ है उस अवतलित क्षेत्र को भ्रंश घाटी कहते हैं। सतपुड़ा के उत्तरी भ्रंश में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, बताया मैंने आपको, इसलिए इसे नर्मदा भ्रंश घाटी कहते हैं। सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती या तापी नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसे ताप्ती भ्रंश घाटी कहते हैं। नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों का ढाल पश्चिम की ओर है। कहाँ जाके गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं ना, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, वही चीज़ बोल रहा है ये। यही कारण है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढाल के विपरीत पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, ठीक है।
नर्मदा और ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में अपना जल गिराती हैं और यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ओके। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर पश्चिमी तट के साथ साथ केरल के कार्डामम पहाड़ी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। कहाँ से? ताप्ती नदी के मुहाने से केरल के कार्डामम पहाड़ी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। हो सकता है आपको कभी क्वेश्चन बन जाए कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तब आपको बताना होगा कि ताप्ती नदी के मुहाने से कार्डामम पहाड़ी जो कि केरल में है वहाँ तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट, जबकि पूर्वी तट के साथ साथ पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण भारत में आपस में मिल जाती हैं, जिसके कारण एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। और इस पर्वतीय गांठ को अपन क्या कहते हैं? इस पर्वतीय गांठ को कहा जाता है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत वो जगह है यहाँ पर आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है? एक पर्वतीय गांठ बन जाती है। उसी गांठ को क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत कहते हैं। वहीं पर है ऊटी वगैरह जो तमिलनाडु में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत के दक्षिण तक व्याप्त है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत को अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डामम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? कार्डामम है या फिर इसको इलायची पहाड़ी बोलते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है कि दक्षिणी पहाड़ी कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहलाती है। सबसे लास्ट में भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लास्ट की पहाड़ी क्या है, कौन सी है, क्या नाम है उसका? तो आप आंसर दोगे इलायची पहाड़ी या फिर कार्डामम। देखिए, नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है, ये तो फिर आपको पता होगा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। अब अपन बात करते हैं अरावली पर्वत की, जो मैंने आपको अभी अरावली पर्वत दिखाया था ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अब मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये अरावली पर्वत की रेंज है, पता चल रहा है? ये रेंज है, ये दिल्ली से लेके गुजरात तक जाती है। ओके। अब पर इसमें खास क्या है वो मैप में दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये कौन सा हिस्सा है? ये यहाँ का हिस्सा है ये, ठीक है। देखिए, अब ये पूरा अरावली का है। यहाँ से अरावली स्टार्ट होता है और गुजरात में यहाँ तक जाता है, दिल्ली के रेंज से गुजरात तक जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से ज़िले हैं। मान लो कभी डीप में क्वेश्चन आ गया तो आप इस मैप को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अपन वहीं पर चलते हैं, क्या बोल रहा है अरावली पर्वत के बारे में। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पर्वत का विस्तार है। ये मैंने आपको 3 बार बता चुका हूँ, ठीक है। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से उत्तर पूर्व की तरफ दिल्ली के मजनू टीला के पास तक विस्तृत है, जिसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। ये बोल रहा है कि दिल्ली के मजनू टीला से लेके गुजरात के पालनपुर तक जाता है अरावली पर्वत, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा सबसे अधिकतम लंबाई कहाँ पर है? राजस्थान में है भाई, सबसे बीच में राजस्थान है तो राजस्थान में ही रहेगी ना। अरावली पर्वत का दक्षिणी भाग जरगा पहाड़ी कहलाता है। जरगा, अरावली पर्वत का दक्षिणी भाग जरगा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कौन सी पहाड़ी? जरगा। दिल्ली के पास अरावली पर्वत को दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? दिल्ली रिज के नाम से। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्या? गुजरात के कहाँ से? पालनपुर से दिल्ली के मजनू टीला तक लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? राजस्थान में। अरावली पर्वत का दक्षिण भाग क्या कहलाता है? जरगा पहाड़ी। और दिल्ली के पास वाले को दिल्ली रिज कहते हैं, ठीक है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। ये इंपॉर्टेंट है। जो अरावली पर्वत है ना, उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उसका नाम है गुरु शिखर। और ये कहाँ पे है? ये पड़ता है आपका राजस्थान के माउंट आबू में, ठीक है। जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा? दिलवाड़ा माउंट आबू में स्थित है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल है एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। जो दिलवाड़ा मंदिर है वो जैनों के लिए।
अरावली पर्वत विश्व का सबसे बलित या प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन बलित पर्वत है। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। ठीक है। बनास नदी अरावली को पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करती है और चंबल नदी में मिल जाती है। मान लीजिए ये अरावली है। ये कह रहा है बनास नदी अरावली को पश्चिम से पूर्व, मतलब यहाँ से निकलती है और इधर जाती है और जाके चंबल में मिल जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं मालवा के पठार की। मैंने बताया ना आपको मालवा का पठार कहाँ है, अरावली के जस्ट नीचे। मालवा का पठार अरावली पर्वत के दक्षिण में तथा विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। मालवा पठार का विस्तार अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में है। जो मैंने आपको भी मैप दिखाया था ना, बिल्कुल वही लिखा हुआ है, वही चीज़ है। ये अरावली है, ये मालवा का पठार है और उसके नीचे आता है विंध्यन। ठीक है। और विंध्यन के नीचे भी आएगा क्या? सतपुड़ा आएगा, ध्यान रखिएगा। मालवा पठार का ढाल उत्तर की तरफ है, इसलिए तो सारी की सारी नदियाँ कहाँ जाती हैं? ऊपर जाती हैं ना। मालवा पठार का ढाल उत्तर की तरफ है। यही कारण है कि चंबल, बेतवा एवं कालीसिंध नदियाँ उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती हैं, क्योंकि उसका ढाल जो है वो उत्तर की तरफ है। मान लो कोई पूछ ले कि सारी नदियाँ इधर जा रही हैं, और पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि बाकी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पश्चिम में क्यों जाती है? तो आपको उसका आंसर बताया मैंने। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चंबल नदी उत्तर की तरफ क्यों जाती है, उसका कारण क्या है? तब आपको उसका कारण बताना पड़ेगा। मालवा पठार की ढाल उत्तर की तरफ है, इस कारण से चंबल नदी, बेतवा नदी, कालीसिंध नदी वगैरह जो और भी हैं सब उत्तर की ओर में बहती हैं। ठीक है। मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा से हुआ है। इसके कारण मालवा पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा पठार से मुख्य रूप से चंबल नदी, बेतवा नदी और कालीसिंध नदी निकलती हैं। ये मुख्य हैं, बाकी छोटी छोटी जब मैं आपको नदियाँ पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, पर ये 3 नदी मुख्य हैं। ठीक है। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को अपरदित कर दिया, मतलब उसको कर दिया। इसके कारण यहाँ घाटी नुमा आकृति पाई जाती है। किसी मान लो कोई क्षेत्र है, उससे बहुत सारी नदियाँ निकलेंगी तो क्या होगा भाई? हुआ यहाँ भी जो होगा वो आप लिख के बताओगे क्या होगा। यहाँ घाटी नुमा आकृति पाई जाती है। देखिए, चंबल नदी उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को अपरदित कर दिया है, मतलब बीहड़ खड्ड में परिवर्तित कर दिया। मतलब वहाँ पे अपरदन हो गया, खंड अपरदन हो गया, नाली अपरदन हो गई, अब नालिका अपरदन हो गया। जो खड्डे बने हैं ना भिंड, मुरैना, शिवपुर, यहाँ पे वो क्यों बने हैं? वो चंबल की वजह से बने हैं, चंबल नदी की वजह से बने हैं। देखिए यहाँ पे अपन पढ़ते हैं, चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को आपृदित करके बीहड़ खंड में परिवर्तित कर दिया है। ऐसे अपरदन को अब नालिका अपरदन, खंड अपरदन या नाली अपरदन कहते हैं। जो बीहड़ बने हैं ना भिंड, मुरैना में, वो चंबल नदी और उसके सहायक नदियों ने ही बनाए हैं, जो मालवा पठार से निकलती हैं। ओके, तो मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपको मैप देख लिया, ये मैप थोड़ा ठीक ठाक है। मैं आपको क्या क्या पढ़ाया? मैंने आपको बताया है कि ये है आपकी अरावली रेंज और इसके नीचे ये दिख रहा है, ये है मालवा का पठार। 2 चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अरावली ऊपर है, उसके नीचे मालवा का पठार, उसके भी नीचे विंध्यन रेंज है, उसके भी नीचे सतपुड़ा है। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ये कुछ थोड़ी सी चीज़ थी, कुछ छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद हम कल प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ।